बात के साथ मैं हूं आदिल शाजिब। कराची में मानसून के रिकॉर्ड स्पेल की तबाहकारियों के 5 दिन बाद भी मुल्क के सबसे बड़े शहर में निकासी आब मुकम्मल ना होना सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इस बात में कोई शक नहीं कि कराची समेत मुल्क के कई इलाकों खुसूसन अंदरूनी सिंध में रिकॉर्ड बारिशें हुई, लेकिन अब 5 दिन गुजर चुके हैं। कम अज कम इस अरसे में कराची से निकासी आपका काम तो मुकम्मल हो जाना चाहिए था, क्योंकि जगह जगह पानी खड़ा है और इम्कान इस बात का है कि अब मानसून का अगर नया स्पेल शुरू हो तो शहरियों की मुश्किलात और नुकसानात में दिन ब दिन इजाफा होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से नुकसान का अजाला करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन इसका तखमीना उसी वक्त लगाया जा सकेगा जब पानी उतर जाएगा। और यही नहीं, कराची के कई इलाके 5 दिन से बिजली से मुकम्मल तौर पर महरूम है कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली उसी वक्त मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकेगी जब पानी का इखराज होगा, क्योंकि अगर बिजली छोड़ दी जाती है तो उससे करंट लगने का अंदेशा होगा। सिंध हुकूमत का यह कहना है कि इलेक्ट्रिक से विफाक को जवाब तलबी करनी चाहिए। ऐसे में कराची के शहरी एक बार फिर हुकूमत की नाअहली का शिकार हो चुके हैं, जो शहर के पॉश तरीन इलाकों क्लिफ्टन और DHA में भी खुलकर जो बद इंतजामी है वो सामने आ चुकी है। हुकूमती जमात के रहनुमा और MNAs भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों से पानी निकला है और ये नाअहली प्योरली ये नाअहली जो है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की और DHA की है। हम ये समझने से कासिर हैं कि कभी भी चले ये कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, मगर 3 दिन तक पानी कभी भी खड़ा नहीं हुआ। आज क्लिफ्टन के रिहायशियों ने भरपूर एहतजाज भी किया और क्लिफ्टन बोर्ड इंतजामिया से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया। अब अगर शहर के पौष तरीन इलाकों के रिहायशी इस आजमाइश से गुजर रहे हैं तो बाकी इलाकों की मुश्किलात का अंदाजा हमारे लिए लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कराची के हल तलब मसाइल पर बयानात से आगे बढ़कर भी कुछ होगा। आज वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम से एक मनसूबे की मीटिंग की और इसे जल्द अज जल्द इस प्लान को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए किए जाने वाले ऐलानात अब तक सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद है। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मामलात को हल करने का ऐलान भी अभी तक अधूरा है। कराची की मकामी हुकूमत की मुद्दत आज खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तक वफाक और सिंध के दरमियान नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। तो फिर पानी, कचरे, निकासी आब और तजावुजात जैसे मामलात पर 2 मुखालिफ जमातों की हुकूमतें कैसे इकट्ठी हो सकेंगी, ये अलग सवाल है, जिसके लिए साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के मरकजी नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने आज बड़ा एक मज़बूत पैगाम दिया कि कराची के मसाइल का जिम्मेदार कोई एक जमात नहीं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इन मसाइल पर सियासत ना हो बल्कि मिलकर काम किया जाए। मसाइल जो है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत के नहीं है या सूबाई के नहीं है या लोकल गवर्नमेंट के नहीं है, सबको मिलकर हल करना पड़ेगा। अब कराची के मसाइल आज पैदा नहीं हुए। कराची के जो नशेबी इलाके थे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दी गई। आप देख लें कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जगह वो डिफेंस का फेज़ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको हल करने की ज़रूरत है, इन पर सियासत नहीं खेलनी चाहिए। बयान मजबूत है, लेकिन मसला यह है कि कराची के तीनों स्टेक होल्डर्स पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM अब तक सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते ही नजर आ रहे हैं, जबकि कराची के अवाम अपने मसाइल के हल का इंतजार करते हैं। अब तक खुद ही पानी की निकासी जैसे काम भी रज़ाकाराना तौर पर कराची के शहरी खुद ही सर अंजाम दे रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे समाजी कारकुन जिब्रान नासिर से, जबकि तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब जहांगीर भी हमारे साथ होंगे, जबकि आगे चलकर वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा जनाब अमीनुल हक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब से। मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और उनकी अपनी रिहाइश भी DHA में है। आपने वीडियोस देख ली होंगी जिस तरह DHA की रिहायशी जो हैं वो बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। आफ्ताब जहांगीर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाइनली ऐलान तो कर दिया है कि जुमेरात को वो आ रहे हैं कराची, लेकिन देखें इस वक्त स्पेशली जो DHA की सिचुएशन है, बाकी शहर तो छोड़ लें कि उनका क्या हाल है, 4-5 दिनों से वो किस तरह रह रहे हैं, ना बिजली है और घुटनों तक, हर जगह तक जहां भी आप जाएं घुटनों तक तो कम से कम पानी अभी तक मौजूद है। ये कि क्या हो रहा है कराची में, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, चाहे वो आपकी वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो या मकामी हुकूमत हो। बतौर कराची के रिहायशी आपसे अगर हम बात करें, क्या हाल है वहां पर लोगों का इस वक्त? देखिए आदिल भाई, अगर ईमानदारी की बात की जाए
तो कोई हाल नहीं है। ऐसा लगता है कि वाकई वो जो हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं ना, बनाना रिपब्लिक, उस शहर के हम बनाना रिपब्लिक के अंदर रह रहे हैं। देखिए मैं आपने अभी डीएचए की बात की, मैं डीएचए का रिहायशी हूँ। डीएचए असल में दो चीज़ें हैं इसके अंदर बड़ी काउंट करती हैं कि डीएचए एक डेवलपर्स है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। उसका काम ये है कि डेवलप करके वो फिर कैंटोनमेंट्स के हवाले कर देता है। तो अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ हिस्सा जो है वो उसने कैंटोनमेंट के हवाले नहीं किया, कुछ चीज़ें उसके पास हैं, कुछ कैंटोनमेंट के पास है, वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इसी तरह फिर सिंध गवर्नमेंट आ जाती है उसके, तो इसलिए बहुत सारे मामलात ऐसे गुटमिट हो गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा काम किसके ज़िम्मे है। देखिए हर आदमी जब वो टैक्स लेने के लिए जाता है या ट्रांसफ़र करने के लिए जाता है या कोई चीज़ ख़रीदता है तो डीएचए अपना एक टैक्स बताती है, कहती है जी तुम्हारे पास इतना टैक्स है। वो टैक्स हमसे लेती है जब, और हर साल जो है कैंटोनमेंट भी एक टैक्स हम पर लागू करता है जिसमें पानी का है, प्रॉपर्टी टैक्स है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या है कि उसको ओन कौन कर रहा है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। हम सीबीसी से बात करते हैं तो वो कहता है कि जी ये डीएचए के पास है, इस जगह की बात करते हैं वो कहता है कि जी ये सीबीसी के पास है। खुदा के लिए, लेकिन एक काम हो गया आदिल भाई कि कम से कम जो मेरा हल्का है यानी 252, जो पिछले बड़े कई दिनों से बड़ा मीडिया का वो रहा कि यूसुफ गोड, सरजानी, वो अब वहाँ के लोग मुझे वो देखते हैं, कहते हैं मजलूम निगाहों से, कहते हैं आफ्ताब भाई आप तो हमसे भी ज़्यादा मजलूम हो कि इतने बड़े डिफेंस के अंदर रहने वाला शख्स जिसके घरों में आप यकीन करें अरबों रुपए का, खरबों रुपए का नुकसान हो गया है। बेसमेंट जो है वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, लोगों के ऑफिस तबाह बर्बाद हो गए हैं जिन्होंने बेसमेंट में बनाए हुए थे या जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर थे। तो मतलब ये एक अजीब सूरत हाल है। तो हम कहाँ जाएं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम किससे बात करें। हालांकि मैं खुद इसका 2 साल से नुमाइंदा हूँ, कराची का पीटीआई का हूँ। मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया जिसकी बुनियाद पर हमें वफाक की हुकूमत मिली है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डीएचए से है, गवर्नर सिंध जो है डीएचए से है, वुज़रा के डीएचए से हैं, बहुत सारे मेंबर्स डीएचए से हैं, मैं खुद रिहायशी हूँ डीएचए से, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी को पूछने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई ऑन ही नहीं करता। दूसरे कच्ची आबादियों की तरफ चले जाएं या दूसरे एरियो की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर तो वो बेचारे तो बिल्कुल ही मजलूम है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई इस वक्त कोई सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है। कोई ऐसे इकदाम करें कि जो इस शहर को बचाए, जो 75-90% आपको रेवेन्यू सूबे सिंध को दे रहा है, 65% रेवेन्यू आपको वफाक को दे रहा है, दुनिया के पाकिस्तान के तमाम लोगों को यहाँ पर कराची में आते हैं, उन्हें अपने दिल में समाता है, लोगों को रोजगार देता है, लोगों की दाद रसी करता है, लेकिन उसकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये जो आप बड़े सख्त गिले शिकवे कर रहे हैं, तो देखें इस वक्त विफाक में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, 14 MNAs कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी, और आपने दुरुस्त फरमाया कि शायद अगर कराची MNAs ना देती तो आज तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में गवर्नमेंट भी ना होती। MQM से अगर बात करें, उनके अब अलग से गिले हैं। 162 अरब रुपए का जो पैकेज अनाउंस होना था, जो पैसे मिलने थे, वो सारी चीज़ें, तो ये लोग तो आपने तो कल लोगों में जाना है। आप तो शायद आज भी तहरीक इंसाफ के MNAs अपने घरों से भी बाहर ना निकल सकें जो कराची के इस वक्त हालात हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज ऐलान किया है कि जी मैं जुमेरात को आऊँगा। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट को भी हम ब्लेम दे सकते हैं, DHA की इंतज़ामिया को भी दे सकते हैं, लेकिन जो किरदार विफाकी हुकूमत को अदा करना चाहिए था फ्रंट फुट पे रह के, गवर्नर आपका, प्रेसिडेंट आपका, 2-3 मिनिस्टर्स आपके, वो थोड़ा सा लैक कर रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा आदिल भाई, देखिए मैं तो अपने हल्के में, और हमारे आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि हमारे तमाम MNAs MPs जो हैं वो अपने हल्कों के अंदर हैं, अपने लोगों के साथ हैं। देखिए मैं फिर ये कहता हूँ कि जी आपने जब आफत ज़्यादा करार दे दिया, देखिए अभी तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे सामने। ये तो चले बारिशें रुक जाएंगी, बारिशें ख़त्म हो जाएंगी, पानी भी निकल जाएगा, लेकिन लोगों के अमलाक का नुकसान हुआ है। मेरे हल्के के अंदर गरीब लोग हैं, एक खातून से मिला, उसकी 2 बेटियों का जहेज तबाह हो गया है। ऐसे बेशुमार लोग हैं, लोगों के कारोबार। अब इसके बाद जो बीमारियां होंगी, जो घरों के अंदर जो बीमारियां होंगी, गंदा पानी, सीवरेज का पानी घरों में है, कहीं फिट, लोगों के फर्नीचर तबाह बर्बाद हो गए। गरीब लोग जो बेचारे मतलब जिनको जो डेली कमाने वाले लोग हैं, बड़ी मुश्किलों से अपना उन्हें तिनका जोड़ के घर बनाया है, वो तबाह बर्बाद हो गया है। उनके लिए कोई रिलीफ का पैकेज है। डिफेंस वाले तो आज डिमांड कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे होंगे कि जी हमें टैक्स रिलीफ दिया जाए, हमें ये रिलीफ दिया जाए, हमें वो रिलीफ दिया जाए।
लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या होगा? अच्छा, ये अब बहुत सारी हमने आज देखा सिविल सोसाइटी वाले, आज तो सिविल सोसाइटी जो है वो खड़ी हो गई। सिविल सोसाइटी DHA के लिए तो खड़ी हो गई, लेकिन सिविल सोसाइटी उस वक्त कहाँ होती है जब गरीब का घर डूब रहा होता है। देखिए, मैं सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि लोग मशीनें लगा कर पानी तो निकाल रहे हैं, लेकिन गरीब के हल्के की भी गलियों में भी मशीनें लगा दो ना भाई, कोई वहां पर भी कोई ऐसा इंतजाम कर दो। अच्छा, अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया आदिल भाई कि हमें नहीं चाहिए बिरयानी। कितनी बिरयानी हमें खिलाओगे? हमें बिरयानी नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल लाइफ चाहिए। हमारे घरों से पानी को निकालो, हमारी गलियों से पानी को निकालो, हमें नॉर्मल लाइफ की तरफ आने दो। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे कराची शहर के अंदर ना कोई इक्विपमेंट्स हैं किसी इदारे के पास, ना कोई कुछ है। देखिए, मैं जब तक, हाँ, ये तो होना ये चाहिए था कि इमरजेंसी बुनियादों पे हर जगह मशीनें लगी हुई होती, हर जगह लोग पानी की नक्काशी होता, लेकिन पानी को निकाल कर लेके किधर जाएं? सबसे बड़ा एक इशू ये बन गया है कि नाले हमारे बिल्कुल चौक हो चुके हैं। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने एक बड़ी अहम एक बात की। अभी थोड़ी देर में जिब्रान नासिर भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी ये डिस्कशन आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आज वजीर आजम साहब ने कहा कि जी जल्द अज जल्द उसको कंप्लीट किया जाए। वज़ीर आज़म कल नहीं परसों थर्सडे को तशरीफ ला रहे हैं, और आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि एक पैकेज, बहाली पैकेज जो गरीब अवाम है उनके लिए, DHA के भी मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। लेकिन जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से आप अपील क्या करेंगे कि पहला काम उन्हें क्या करना चाहिए जैसे ही वो लैंड करते हैं कराची में, कि जितना भी हो सके कि जो कराची के ऐसे लोग हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 2 बेटियों के जहेज तक उनके पानी में चले गए हैं, ऐसे लोगों के लिए वज़ीर आज़म साहब से अपील आप क्या करेंगे? आपका अपना प्राइम मिनिस्टर। अब अच्छा, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि भाई कराची आने से पहले ही ऐलान कर देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि हम उनकी आंखें भी हैं, हम उनकी कान भी हैं, हम उनकी जुबान भी हैं, वो हम उनके अज़्ज़ा हैं। ये MNAs हैं, MPAs हैं, आपकी हुकूमत है, आपका गवर्नर है, आपको एक एक चीज़ का पता है, तो आप ऐलान करें। देखें, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरी दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कि आप एहसास प्रोग्राम के तहत एक रिलीफ पैकेज अनाउंस करें। आप मैक्रो फाइनेंसिंग करें, आप 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों को लोन दें कि जी आप जो है अपनी रिहेबिलिटेशन करें, और मतलब आसान वो छोटी किस्तें रखें उसकी, जो एक आदमी अफोर्ड कर सके। अच्छा, इसी तरह मतलब और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है, मैं आपको फिर एक बात कहूँ कि उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि मुकामी इंतज़ामिया, मुकामी MPA, MNAs नुमाइंदे और जितने भी फलाई समाजी मजहबी तंजीमें, उन्हें ऑन बोर्ड लेकर आप ये काम करेंगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा, वरना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, आफ्ताब साहब, जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद है। जिब्रान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल से 2-3 वीडियोस आपकी देखी, जिस तरह से DHA में हैंड्स ऑन आप वहां पे ग्राउंड पे रहे, और फिर DHA के लोग जो हैं जिस तरह उन्होंने एहतजाज किया। इस वक्त सिचुएशन क्या है? आफ्ताब जहांगीर साहब से अभी बात हो रही थी, वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए कराची ने हमें 14 MNAs दिए, गवर्नर दिया, प्रेसिडेंट दिया, सबके घर तकरीबन DHA में हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसा लग रहा है खुदा ना ख्वास्ता कि हम किसी बनाना रिपब्लिक के एक शहर में रह रहे हैं। सर देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, मगर बात किसी करने की कि CBC DHA तो वफाक के अंडर आता है, कोई ऑटोनोमस बॉडी इस तरह तो है नहीं कि अब कोई एलियन है कि हमारे MPs और MNA जिनका रूलिंग पार्टी फेडरल पार्टी से ताल्लुक है, वो भी CBC और DHA की शिकायत ऐसे लगा रहे हैं जैसे अपोजिंग पार्टी हो। डिफेंस मिनिस्टर से बात करें, कंटोनमेंट इदारे उनके अंडर आते हैं, परवेज खटक साहब जिन्होंने BRT का तोहफा पेशावर को दिया था। मगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि अभी 2 साल जो PTI के हैं इस वजह से DHA और CBC का ये हाल है। ये तो शुरू से ही एक आजाद पंछी है ना, ये ना अपना ऑडिट देते हैं ना अपनी रिपोर्ट देते हैं। साथ में आप मुझे बताएं, ये कहना चाहिए अनप्रेसिडेंटेड बारिश, नेचर को ब्लेम दे रहे हैं। क्या कुदरत ने कहा था कि फेज 8 पानी में रेत डाल के बंद करो मलीर नदी का मुंह? क्या कुदरत ने कहा था फेज 7 एक्सटेंशन बनाओ, बंद करो मलीर नदी का मुंह? क्या कुदरत ने कहा था KPT की लैंड ग्रैबिंग करो और सारे अपने मैंग्रोव खत्म करो? क्या कुदरत ने कहा था मुत्तहिदा के लोगों को कि अपने वोटरों को जो है पैसिफाई करने के लिए, अपीस करने के लिए आप इंक्रोचमेंट करते रहें? मतलब कि पूरा से हासिल मुत्तहिदा की 40-50 साल की शहर में हुकूमत का और पीपल्स पार्टी की 30 साल की हुकूमत का ये कि जब भी आप उनको टीवी पे लेते हैं वो शुरू करते हैं आपको गिनवाना, कराची में इतने अच्छे नाले, इतने बड़े नाले, इतने छोटे नाले, इतने कुदरती नाले, इतने नाले हमने साफ करने, इतने नाले उन्होंने साफ करने। यहाँ पे बात खत्म होती है और यहाँ पे डायलॉग खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ एक अजीब सा डिलेमा है सर। वजीर आला कहता है कराची पे बात करते हुए कि आइन जो हमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देता है सूबे को, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, हमारा हक हमारा है।
मगर आर्टिकल 140 ये कहता है कि आपने लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देनी है। दूसरे का हक हम उसको नहीं देंगे, मगर हमारे हक पे कोई डाका ना डाले, हम दूसरे के हक पे डाका डालें। अभी भी जो इस वक्त बात हो रही रिलीफ की, मैं हैरान था, पीटीआई की हुकूमत जो वफाक के अंदर बैठी है वो रिलीफ पैकेज की खान साहब के आने की बात कर रही है। क्या रिलीफ सिर्फ होता है एड? क्या रिलीफ सिर्फ होता है कि मेरी कॉम्पनसेशन? या रिलीफ होता है मेरे कसूरवार को कटहरे में खड़े करो? इनके मुंह से सीबीसी का ऑडिट क्यों नहीं निकल रहा? इनके मुंह से डीएचए के ऑडिट के अल्फाज क्यों नहीं निकल रहे? मेरा सर ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि कुछ नई आबादियों को बसाने के लिए कुछ मौजूदा आबादियों को वीरान करने का प्लान है। इस वक्त इस इलाके को, जो आपका एक पॉश तरीन इलाका है, एलीट तरीन इलाका है, जो वहाँ आईए चंडीगढ़ बसाता है, जो आपके मल्टीनेशनल्स बसाता है, जो आपके बैंकिंग हब्स बसाता है, जो आपके पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े डोनर्स हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी अपना जलसा करने के लिए, फंड रेजिंग करने के लिए यहाँ आते हैं, मगर तकलीफ के टाइम पे सिर्फ शिकायत के लिए। क्या मैं ये भूल रहा हूं कि 2 साल पहले इस हल्के में जो पीटीआई के कारकुन एमएनए कैंडिडेट हैं, उनकी कॉर्नर मीटिंग का रिवाज ये था कि जिस दोपहर कॉर्नर मीटिंग होनी थी, जिस शाम, उस सुबह को उस इलाके का कचरा पूरा साफ होता था, 50,000 गैलन का बाउजर आता था, ये सारी रिसोर्सेज लगती थी इलेक्शन लड़ने में। मगर आज जब लोग पुरसाने हाल हैं तो मुंह देखा जा रहा है सिविल सोसाइटी का, मुंह देखा जा रहा है एनजीओ का, और मुंह देखा जा रहा है मीडिया का। ये आफ्ताब जहांगीर से जिब्रान नासिर ने बड़े वैलिड पॉइंट रेज किए, और सबसे अहम जो उन्होंने कहा कि डीएचए का ऑडिट, तो क्या तहरीक इंसाफ चाहेगी बाकायदा तौर पर आप असेंबली में भी इस बात को उठा सकते हैं, लेकिन मीडिया पे भी आप कह तो सकते हैं कि डीएचए का बिल्कुल ऑडिट किया जाए? आदिल भाई, अगर आप जब आप पार्लियामेंट को कवर करते हैं, आपके यकीनन वहाँ पे होती होगी, आप अगर उसको मेरी स्पीच को देखें जो पहले दिन से मैंने शुरू की है, मेरी हर स्पीच के अंदर ये बात ज़रूर होती है कि कराची का एक जीआईटी बनाई जाए, कराची के उन लोगों को कटेरे में लाया जाए कि जो इस कराची की बर्बादी के सबब बने हैं, चाहे वो मेरे दाएं हाथ पे बैठने वाले हो। नहीं, आफ्ताब जहांगीर साहब, जब हम जेआईटी की ओर देखें, पीटीआई एमक्यूएम को ब्लेम करेगी, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को करेगी, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को ब्लेम गेम। जी अच्छा, नहीं, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं तो ब्लेम गेम कर ही नहीं रहा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी, जो अभी नासिर भाई ने भी बात की है कि देखिए इस कराची शहर के साथ खिलवाड़ हुआ है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ये एक सारे इदारों का एक ऑडिट होता है, अगर उस ऑडिट को सिर्फ शाये करना है कि वो बताएं कि सीबीसी का जो ऑडिट हुआ पिछले साल का या पिछले 5 साल का या 10 साल का, वो बताएं कि ये आवाम के सामने लेकर आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तानी इदारे हैं, इन्हें पाकिस्तानी इदारे हैं, पाकिस्तानी आवाम के सामने जवाबदेह होना है। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल उनकी भी होनी चाहिए। ठीक है, हो चाहे कोई, ठीक है। जिब्रान नाज़िर साहब इसके हक में हूं। ठीक है, कल शहबाज शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन कराची में। जुमेरात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है कराची का, वो भी जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। इससे पहले 162 अरब रुपए के को कराची पैकेज का नाम दिया गया, वो भी अभी तक नहीं। क्या आप समझते हैं कि ये जो दौरे हैं इस्लामाबाद से, यहां से लोग वहां उठ के आ जाते हैं, क्योंकि इससे तो इस वक्त हम इस्लामाबाद में बैठ के कराची के लोगों का दर्द साफ सी बात है नहीं समझ सकते। क्या इस वक्त वे आउट क्या है, क्या करना चाहिए? एक नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर देनी चाहिए। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर पीपल ऑफ कराची? सर, ये बात आपने अच्छी की। हम इस्लामाबाद में बैठ के क्वेटा का, अवरान का, पराचनार का, गिलगित का, हंगू का, इनका भी हम कश्मीर, आजाद कश्मीर का गम नहीं समझ सकते, और इस्लामाबाद में बैठते हुए कराची का भी गम समझ नहीं सकते। सिंध के बाकी इलाकों का भी, लोअर सिंध खबरों से गायब है। क्या वहां इस वक्त हालत खराब नहीं है? बदीन ज़ेरे आब नहीं है? वहां तो जिक्र ही नहीं हो रहा ना। अर्बन का तो इसलिए जिक्र हो जाता है क्योंकि ब्लेम गेम करने को मिल जाता है। पीपल्स पार्टी हार बनाती है पीटीआई को, पीटीआई हार बनाती है एमकेएम हार बनाती है दोनों को। ये इख्तियारात के चक्कर में जो आपने बंदर बांट की हुई है, क्यों की हुई है? कि आप ये कर सके बहाने। एक कहता है जी मेरे पास बहुत से इख्तियारात है, दूसरे कहते हैं मैंने सारे इख्तियारात दे दिए। हम क्यों नहीं चाहते कि एक ऐसी हमारी इलेक्टेड पावरफुल लोकल गवर्नमेंट हो जो अपना बजट पास करे, जो अपने कावानीन इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को देखते हुए बना सके, जो खुद डिसाइड करे कि इस शहर में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, कितनी डीएमसीज होंगी, कैसे टाउन प्लानिंग होगी, जो आइन कहता है फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ताकि हम होल्ड कर सके कि भाई तुम्हारी गर्दन है, तुम जवाब दे हो। दूसरी बात, ये जो भी कराची का सोल्यूशन निकाला जा रहा है, ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है, जो बड़े बड़े हमारे सियासी दिमाग बैठ रहे हैं, माजरत के साथ
एंड में चूंकि जमहूरियत नहीं है ना, शख्सियत परस्ती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, उसकी शख्सियत क्या होगी, वो किसके करीब होगी, इसी पे सारी सियासत आके बैठ जाएगी। चूंकि हमें पता है हमारे कवानीन इतने मजबूत नहीं है, हमारे निज़ाम इतने मजबूत नहीं है, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हम शख्सियत पे रिलाय करते हैं। मसीहा ही आएंगे, कोई आला जात ही आएगा, उतरेगा नीचे और हमारे हालात चेंज करेगा। हम आवाम के अंदर जो है शऊर पैदा ना करें, हम उनके अंदर इख्तियारात ना दें। दूसरी बात आप मुझे बताएं, इस शहर को इतना बांटा है आपने कि डीएचए डिफेंस की आवाम जो है वो सीबीसी की तरफ मुंह देख रही है, कोई हिस्से की आवाम जो है वो सिंध गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मुंह देख रही है, कुछ हिस्से की आवाम जो है वो केएमसी डीएमसी का मुंह देख रही है, कुछ हिस्से की आवाम केपीटी का मुंह देख रही है, कुछ हिस्से की आवाम एनएलसी का मुंह देख रही है, कुछ हिस्से की आवाम रेलवे का मुंह देख रही है, कुछ हिस्से की आवाम एमडीए का मुंह देख रही है, कुछ हिस्से की आवाम केडीए का मुंह देख रही है, कुछ हिस्से की आवाम एलडीए का मुंह देख रही है। आप इस आवाम को गम करने के लिए भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहते, ताकि ये बटे रहें, अलग अलग जगह पे सर मारते रहे, दीवार के अंदर मारते रहें। इससे बड़ी, और ये जो अर्बन फ्लडिंग फिनोमेना जी, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स, अनप्रेसिडेंटेड में और अनइमेजिनेबल में और इम्पॉसिबल में बहुत फर्क होता है। मुझे आप एक बात बताइए, ह्यूस्टन जैसे शहर में जहां बेहतरीन नकाशी का बनाते हैं ना पानी निकालने का निजाम, और वहां पे कुदरत का ऐसा जोर का झटका आता है तो आप कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। जहां आपने बदतरीन लैंड ग्रैबिंग करके, इंक्रोचमेंट करके, मैंग्रोव खत्म करके बदतरीन नकाशी का बनाया निजाम, वहां पानी खड़ा हो गया, तो अपनी हमाकत को अर्बन फ्लडिंग ना कहें, या आपकी इनकॉम्पिटेंस है इसको अर्बन फ्लडिंग ना कहें। ठीक, जिब्रान नासिर और आफ्ताब जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, दोनों ने बड़े अहम और वैलिड पॉइंट यूज़ किए, सामने वो लेके आए। जिब्रान नासिर ने एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी एक क्वेश्चन मार्क रेस किया। कराची में मकामी जो हुकूमतें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब, जिनका ताल्लुक MQM से है, वो हमें ज्वाइन करेंगे कि कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती जो है वो कब तक पॉसिबल है। फिर आफ्ताब जहांगीर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने मुतालबा किया है कि जो प्रोग्राम है उनके तहत जो कराची के गरीब आवाम का जितना नुकसान हो चुका है, फौरन कोई इमरजेंसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अमीनुल हक साहब से तफसीली गुफ्तगू कराची पे करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। उनके सामने ये सारे सवालात रखेंगे कि किस तरह इस वक्त कराची के अवाम जिस कर्ब से इस वक्त गुजर रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो 14 MNAs तहरीक इंसाफ के इलेक्ट हुए इस बदकिस्मत शहर से। इसके अलावा सदर पाकिस्तान का ताल्लुक कराची से है, गवर्नर सिंध का ताल्लुक जो है वो कराची से है। अमीनुल हक साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप खुद भी इंटरव्यू की आते हुए जो है तकरीबन 3 घंटे आप ट्रैफिक में स्टक रहे, इतनी बुरी वहां पे सिचुएशन है। सवाल बड़ा सिंपल से है कि इस वक्त MQM के वोटर का, कराची के शहरियों का आप पर भी बड़ा प्रेशर है कि जनाब आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, आपको अभी वक्त आ चुका है कि आप डिलीवर करें। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ अरबों रुपए के पैकेज का, 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, वो अभी तक नहीं मिला। अब सिचुएशन कहाँ है? किस तरह से आप अपने वोटर को और कराची के शहरियों को मुतमईन कर पाएंगे एक ऐसी सिचुएशन में जब लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, डिफेंस जैसे इलाके में? हाँ, देखिए शाज़ेब, हमारे लिए डिफेंस हो या कोरंगी, लांडी हो या सरजानी टाउन, सोसाइटी हो या लियाकताबाद, हमारे लिए तमाम इलाके बराबर हैं। और हमारे तमाम यूनिट्स और हमारे यूसी चेयरमैन मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों के तादाद में जीते हुए रहे हैं। तो हम MQM की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि MQM अपने अवाम के दरमियान मौजूद होती है, अपने वोटर, सपोर्टर और कारकुनान के दरमियान मौजूद होती है, उनके नफ्स को समझती है, उनके पल्स को समझती है और उसी हिसाब से फैसले करती है। और यही वजह है कि पिछले 3 दहाइयों से MQM जिसे कहते हैं कि सियासी मैदान में कामयाबी हासिल करती चली आ रही है। हाँ बिल्कुल, जो पिछले 2 साल में वफाकी हुकूमत से जो हमें तवक्का थी, मैं समझता हूँ कि वो तवक्का 100% मुकम्मल नहीं हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर हम 2021 की जो हम PSDP उठा के देख सकते हैं तो हम किसी हद तक थोड़े से मुतमिन नज़र आते हैं कि कराची के ऊपर कम से कम 23 अरब रुपए रखे गए, जिसमें हमारे सामने सर फहरिस्त नज़र आता है कि ग्रीन लाइन का मनसूबा है, लगभग उसके ऊपर मेरा ख्याल है 11 या 12 अरब रुपये रखे गए हैं। इसके साथ साथ
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और साथ साथ अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर 70 साल तारीख उठा के देखते हैं तो पहली दफ़ा ऐसा मुमकिन नज़र आया है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कराची जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ है, सेंट्रल है, कोरंगी है या फिर ईस्ट है, उनके बाय नेम पैसे रखे गए हैं कि वहाँ पर रोड, सीवरेज अब पानी के लिए, यानी अंदाजा लगा। इसी तरह हैदराबाद में नाम बाय नेम रखा गया पैसे 1 अरब से कुछ 1 अरब और 9 करोड़ रुपए हैदराबाद के लिए कि रोड और सीवरेज के निज़ाम बनाने के लिए। आदिल, आपके लिए में कि ये रोड बनाना, सीवरेज बनाना या पानी देना किसकी जिम्मेदारी है? 18वीं तरमीम के बाद 100% जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है। जब वो नाकाम नजर आए तो फिर हमने वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडीपी में पैसे रखे गए। अब देखें होना क्या चाहिए था कि आज अगर ये तमाम काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत करा रही होती तो क्या हम सूबाई वफाकी हुकूमत से रोड के लिए पैसे मांग रहे होते, पानी के लिए पैसे मांग रहे होते? नहीं, हम पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रही होती है। अमीनुल हक साहब, देखिए इस वक्त जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, कराची तकरीबन डूब चुका है। अगर सिर्फ डिफेंस की बात करें वो तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, वहाँ पे जो हालात हैं और पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसी एक हुकूमत पे डाली इसलिए नहीं जा सकती कि कुदरती आफात आ जाती हैं। कराची में हिस्टोरिक जो है जिस तरह की बारिशें हुई हैं वो रिकॉर्ड 100 साल तारीख तकरीबन उसकी टूट चुकी है। इस वक्त जो MQM पाकिस्तान से जो लोगों की तवक्कुआत थी या तहरीक साहब से वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो जाके कहीं जुमेरात को तशरीफ ला रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि पूरी की पूरी विफाकी कैबिनेट स्पेशली जो कराची से हैं वो रोडों पे होते, वो लोगों के साथ होते। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आपके MQM के अपने लोग, कल आमिर खान साहब ने कहा कि अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो हम हुकूमत से निकल भी आ सकते हैं, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ तो अभी आई है कराची में ना, आप तो हैं ही कराची से। पिछले जब से MQM आई है आपने तो कराची ना आपको छोड़ के जा सकते हैं ना आप कराची को छोड़ के जा सकते हैं। तो ये शहर ही असल में तो आप ही का शहर है, लेकिन ओनरशिप नजर नहीं आ रही। देखिए दो चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि MQM के लिए या मैं अगर वफाकी वज़ीर हूँ तो हमारे लिए वजारत आनी जानी चीज़ होती है। आज MQM के राब्ता कमेटी फैसला करेगी। मैं समझता हूँ कि मैं फ़्लाइट का टाइम का इंतज़ार नहीं करूँगा बल्कि पहली ट्रेन पकड़ के वापस आ जाऊँगा, क्योंकि MQM में एक डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन को हम सब फॉलो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि जब आपने PTI के MNS के हवाले से बात की तो मैं समझता हूँ कि उसका बेहतर जवाब तो वो दे सकते हैं, PTI की हुकूमत दे सकती है। लेकिन यस, MQM के अराकीन असम्बली हों, कौमी असम्बली हों या UC के चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, वो तमाम लोग पानी जब हेवी रेनफॉल हो रहा था, मैं खुद अपने इलाके औरंगी टाउन में 8 से 10 घंटे हेवी मशीनरी के साथ मौजूद रहा और मुख्तलिफ चौकिंग पॉइंट को खुलवाया। तो मैं समझता हूँ MQM की सबसे बड़ी खूबी है कि अवाम के दरमियान रहती है, अवाम के पल समझ कर चीज़ों को आगे बढ़ा रही होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की कि 162 अरब रुपये, तो मैंने उसकी तफसील आपको बताई है कि कुछ ना कुछ पैसे आए और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं। देखिए अगर आप कहेंगे कि क्या वफाकी हुकूमत से MQM पाकिस्तान 100% मुतमईन है, मैं समझता नहीं। हमें महसूस होता है और हमें चाहिए भी कि कराची के लिए और डेवलपमेंट स्कीम दी जाए। आपने मेयर की बात की, आप ये देखें, आपने मेयर की बात की, अब आप ये देखें कि आप ये अक्सर जो सवाल उठाया जाता है और आपने भी ये सवाल उठाया कि मेयर साहब की नाकामी की बात की। MQM पाकिस्तान मैं वाज़ेह तौर पर ऐलान करता हूँ कि मेयर नाकाम नहीं हुआ है, वसीम अख्तर नाकाम नहीं हुए, बल्कि सिंध गवर्नमेंट लोकल एक्ट 2013 नाकाम हुआ। और इसको बनाने वाले कौन थे? चीफ एग्जीक्यूटिव। आप सूबा सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? वजीर आला सिंध। तो मैं समझता हूँ कि 2000 लोकल गवर्नमेंट एक्ट की नाकामी के पूरा का पूरा जिम्मेदार जो सूबाई हुकूमत है। अगर वो KMC के फंड नहीं रोकती, अगर KMC के जो फंड जनरेशन करने वाले इदारे अपने पास ना लेती, तो मैं समझता हूँ कि वसीम अख्तर साहब माजी के तमाम मेयरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर रहे होते। ठीक, अच्छा अमीनुल हक साहब, एडमिनिस्ट्रेटर की बात, आज वसीम अख्तर साहब का टेन्योर पूरा हो गया है, मकामी हुकूमतों का भी, तो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती सुनने में तो आ रहा था कि संडे की शाम तक हो जाएगी। आज मंडे हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर क्या MQM से बातचीत हुई? कुछ नाम ज़ेरे गौर हैं या आपने अपना फैसला सिंध हुकूमत के हाथ में दे दिया, वो अनाउंस करेंगे? क्या तय पाया उसमें, क्या होने जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर?
देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी और एमकेएम होना क्या चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी में डिस्कस होना चाहिए। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एमकेएम पाकिस्तान से कोई मशावरत नहीं की गई है। एमकेएम क्या कहती है? एमकेएम कहती है कि एक ऐसे शख्स को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जो कराची में पैदा हुआ हो, जिसने कराची में तालीम हासिल की हो, जो कराची के डायनेमिक को समझता हो और जो ईमानदार हो, दयानतदार हो, जिसका पॉलिटिकल विजन हो और किसी का प्रेशर ना लेता हो और शहर कराची का काम जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ और हिम्मत और लगन के साथ करे। तो मेरा ख्याल ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर और इसमें एक ऐड कर दूं कि जिसकी सियासी वाबस्तगी ना हो, क्या ये भी एक आपका वो है कि किसी सियासी जमात से वो वाबस्ता ना रहे हो? मेरा ख्याल है अगर ऐसी चीज़ें तो और अच्छी बात है, क्योंकि कराची के अवाम अब सिर्फ काम चाहते हैं, कराची के अवाम डेवलपमेंट का काम चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी है, आदिल आपके इल्म में है कि हमने उसमें 6 कंपोनेंट रखा हुआ। वो 6 कंपोनेंट क्या है? पानी का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, सीवरेज का मसला है, इंक्रोचमेंट हटाने का मसला, नाले के सफाई का मसला है। आदिल ये 6 के 6 कंपोनेंट जो हैं ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, वो नाकाम नज़र आ रहे हैं, तो वफाक उनकी हेल्प करने के लिए आ रही है। और अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी में डिस्कशन हुई थी, मैं आपसे शेयर कर लूँ कि इसमें डिस्कशन हुई कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, यानी फाइनेंस कहाँ से होगा। इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट भी, सिंध गवर्नमेंट की ADP भी और मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी फंडिंग मैं समझता हूं कि आज ये बिल्कुल वादा तौर पे कहता हूं कि कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। दूसरी चीज़ कि एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूट के हवाले से भी बात हुई है कि NDMA फील्ड में होगी, FWO फील्ड में होगी, और हर सूरत में इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि तमाम फंड का इस्तेमाल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, किसी किस्म की कोई भी बदनीयती और बदनुमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक, अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाज़ीन, कराची के मामलात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की जानिब से उनकी केसेस, पाकिस्तान वापसी, उनके इलाज मुआलजे से मुतालिक उन्होंने बड़ी एक अहम आज स्टेटमेंट सामने आई है, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। एवन फील्ड अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केसेस में मिलने वाली सजा के खिलाफ उनकी अपीलों पर तकरीबन 1.5 साल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल अहम समाअत होने जा रही है, जहां 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत से एवन फील्ड रेफरेंस में सजा मिलने के बाद 19 सितंबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा मुअत्तल कर दी थी। लेकिन ना तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में है, ना ही अब तक ये वाज़ेह है कि वो कब वापस आएंगे। आज नवाज शरीफ की जानिब से अपनी बीमारी पर अहम मौक़िफ़ सामने आया, जो उनके वकला की जानिब से हाई कोर्ट में पेशी से अस्तशना की दरख्वास्त में पेश किया गया। इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वो बीमारी की वजह से बैरून मुल्क ज़ेर इलाज है और इसीलिए अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उन्हें हाजिरी से मुस्तशना जो है वो करार दिया जाए। नवाज शरीफ के मुताबिक कोरोना की वबा के बायस लंदन में उनका इलाज ताखीर से का शिकार हुआ और उनके डॉक्टर्स ने अब तक उन्हें सफर की इजाजत नहीं दी। नवाज शरीफ का यह भी मौक़िफ़ है कि उनकी जानिब से अदालती फैसले के मुताबिक पंजाब हुकूमत को जमानत में तोसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स और इसके अलावा दीगर दस्तावेजात फराहम भी की गई, लेकिन पंजाब हुकूमत ने मजमूम मकासद के लिए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और पाकिस्तान से गैर हाजिरी के बायस वो पंजाब हुकूमत के फैसले को चैलेंज नहीं कर सके, जबकि उनकी ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवा दी गई हैं। लेकिन जिस रिपोर्ट को ताज़ा तरीन कहा जा रहा है वो 26 जून की तारीख है, जिसमें उनके डॉक्टर जो हैं डेविड लॉरेंस की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ के दिल को खून की सप्लाई कम है और उनके दिल का प्रोसीजर होना है, जो कोरोना और नवाज शरीफ की सेहत के पेश नज़र अब तक नहीं हो सका। आपको याद दिलाते चले कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले ही नवाज शरीफ की वापसी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी चार्जोई का फैसला किया जा चुका है, लेकिन हुकूमत के बयानात के बावजूद नवाज शरीफ को हुकूमत के लिए जो है वापस लाना नवाज शरीफ का वो नामुमकिन नज़र आता है। ऐसे में कल की समाअत की अहमियत
इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस बात का गालिब इम्कान है कि अदालत में नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल उठ सकता है, जहां नैब की जानिब से नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की मुखालफत के साथ साथ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा में इजाफे का मुतालबा करने का फैसला किया गया। इसी समाअत में मरियम नवाज शरीफ के पेश होने की भी इतलात हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने अपने वकला के जरिए इस समाअत को 4-5 दिन ताखीर से शुरू करने की भी दरख्वास्त दी है। क्या नून लीग इस पेशी को भी सियासी पावर शो के तौर पर इस्तेमाल करेगी और नवाज शरीफ की वापसी होगी या नहीं? इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आज नवाज शरीफ साहब की जानिब से बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ पेश कर दिया गया अदालतों में। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब पंजाब हुकूमत के पास बात गई तो उन्होंने मज़मूम अज़ाइम थे उनके, उन्होंने करनी नहीं थी मेरी बेल एक्सटेंशन। अब जब उस वक्त उन्होंने बेल रिजेक्ट की और आपका यही मौक़िफ़ था, तो इस फैसले को आपने अदालत में चैलेंज क्यों नहीं किया जब आपके पास बिल्कुल वाज़ेह ऑप्शन मौजूद था नून लीग के पास? देखें, कानून के तालिब इल्म के तौर पे मेरी इसमें ये राय है और ये राय और भी काफ़ी सारे लोग इस बात से मुतफिक हैं और कुछ लोगों की जो है वो इख्तलाफी राय भी है कि जब अदालत ने 8 वीक्स का टाइम दे दिया मियां नवाज शरीफ साहब को कि आप अपने इलाज के लिए जो है वो आप बेल पे हैं, और साथ ही अदालत ने यह भी करार दिया कि अगर आपको ये ज़रूरत महसूस हो कि 8 हफ्ते के बाद इसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए तो फिर आप पंजाब गवर्नमेंट से रजू कर सकते हैं और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आपकी बेल एक्सटेंड करेगी। इन केस के अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन नहीं करती और आप उस फैसले से एग्रीव्ड हैं तो फिर आप दोबारा अदालत आ सकते हैं। अब इसमें हुआ ये है कि वो अथॉरिटी जो कि बेल को एक्सटेंड करने का इख्तियार रखती थी, उसी अथॉरिटी ने मियां नवाज शरीफ साहब को ये करार दिया कि आपका इलाज इधर नहीं हो सकता और गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेज दिया, इजाज़त दे दी। मेरी इस बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन ये है कि जब एक्सटेंशन पावर रखने वाली अथॉरिटी उस मरीज़ को या उस अपना जो है वो बंदे को ख़ुद भेज रही है कि आप जाएं और जाके अपना इलाज करवाएं, तो फिर उसकी एक्सटेंशन जो है वो उसमें मुज़मिर है। दैट अमाउंट्स टू एन एक्सटेंशन फॉर दैट इनडेफिनिट पीरियड, जब तक उसका इलाज बैरून मुल्क होगा। और हाँ, वो ठीक है जो बयान हल्फी या बयान मियां साहब ने दिया है अदालत में और जो जिसकी कॉपी गवर्नमेंट के पास भी है, उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि जी मैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह आपको भेजूँगा और जब मेरे डॉक्टर्स मुझे सेहतमंद करार देंगे तो मैं अगली फ़्लाइट से जो है वो वापस आ जाऊँगा। ठीक। अब जब उनको उनके डॉक्टर सेहतमंद करार देंगे और वो उनका प्रोसीजर हो जाएगा तो यकीनन वो सेहतमंद होंगे तो वो वापस आ जाएंगे। ठीक। अच्छा राना साहब, इसमें आपने बयान हल्फी की बात की। एक बयान हल्फी मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया था कि वो रेगुलरली मियां साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट को भी देंगे, अदालतों में भी देंगे, लेकिन अभी फिर दरमियान में कोई खलल आ गया था क्योंकि बेल एक्सटेंशन हुई नहीं, तो फिर उसके बाद शायद नून लीग ने भी कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है इनको रिपोर्ट्स देने का। तो अब ये रिपोर्ट्स जो हैं ये कब तक सामने आ जाएंगी? और अगर इसमें भी ऐसा हो कि मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स की तरफ से आ जाएं और वो अगर अदालत भी उनको ना माने तो फिर तो मियां साहब को वापस आना पड़ेगा। नहीं, अदालत जो है, अदालत के साथ तो ये मामला ही नहीं है। अदालत अगर ना माने तो फिर गवर्नमेंट को पूछे कि क्यों आपने भेजा भी आदमी को बाहर इलाज के लिए, और जब आपने भेजा है तो फिर उसने इलाज करवा के वापस आना है ना, और इलाज उसका उस वक्त ही मुकम्मल होगा जब उनके डॉक्टर्स कहेंगे कि नाउ यू आर फिट टू ट्रैवल बैक, या अब आप सेहतमंद हैं। ये तो गवर्नमेंट जवाबदेह है ना, ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने बाकायदा कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन लिया है, कोई एक आदमी का डिसीजन नहीं है। और मियाँ साहब तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, मियाँ साहब तो हॉस्पिटल आने के लिए तैयार नहीं थे। आपके इल्म में होगा कि वो तो नैब की हिरासत में थे और वो तो हॉस्पिटल नहीं आ रहे थे। फिर इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे बुलाया, उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, गालिबन मरियम नवाज साहबा को भी इन्होंने अप्रोच किया कि जी आप उनसे कहें कि वो हॉस्पिटल जाएं।
उसके बाद वो बाहर जाने को तैयार नहीं थे। इन्होंने वो रखी बीच में कि जी हमें ये आप गारंटी दें। उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं जाता बाहर, आप रहने दें। तो फिर उसके बाद जो है वो गारंटी जो है वो हटी। तो इसलिए अब जब इन्होंने भेजा है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट एक्सटेंडिंग अथॉरिटी है, तो वो उसका भेजना जो है दैट अमाउंट्स टू एन एक्सटेंशन। कानून की तशरीह यही है। ठीक है, उसमें राणा साहब अमाउंट्स टू एन एक्सटेंशन, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि रेगुलर मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी। रेगुलर मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत कह रही है कि हमें उसके बाद मिली नहीं। आखिरी जो उनके डेविड लॉरेंस साहब की आई थी, उनके डॉक्टर ने जब तस्दीक की थी, ये मामला डिस्प्यूटेड है। ये मामला डिस्प्यूटेड है। डॉक्टर अदनान साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि जी मैंने फलां रिपोर्ट सारी भेज दी है। ठीक, ये कह रहे हैं कि जी हमें नहीं मिली। तो ये अपने जो है वहाँ पे जो हाई कमिश्नर है, जो एम्बेसडर है वहाँ पे, उसको कह दें वो डॉक्टरों से वो रब्ता करके जो जिनके ज़ेरे इलाज मियाँ साहब हैं, तो वो उनसे रिपोर्ट लेके भेज दें इनको। तो राणा साहब इसमें तो बड़ा सिंपल है, आजकल तो सोशल मीडिया है, बिल्कुल आपकी पार्टी तो उनको एक्सपोज करेगी कि जनाब ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ये हम इनको भिजवा रहे हैं, अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ये हम पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते हैं। आपके पास ये ऑप्शन भी तो है। नहीं देखें, ये एक जो मेडिकल किसी की भी हिस्ट्री जो है वो उसका पर्सनल अफेयर होता है। इस बात को एक मुनासिब प्रैक्टिस ख्याल नहीं किया जाता कि मासवाए अदालत के सामने या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो इन चीज़ों को जो है वो पब्लिक किया जाता है। अदरवाइज़ किसी की मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पब्लिक नहीं की जाती। ठीक, राणा साहब कल मरियम नवाज साहिबा की भी पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो प्लान क्या है नून लीग का? फिर ये खबरें आ रही हैं कि शायद बड़ा कोई एहतजाजी रैली की वो क़यादत भी कर सकें। एक जानिब उनके खैर वकला ने तो दरख्वास्त भी दे दी है 4-5 दिन की, वो कह रहे हैं कि डिले कर दें, लेकिन पार्टी का कोई प्लान है कि कल शो ऑफ पावर एक दफ़ा फिर हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? इस दफ़ा नहीं, पार्टी का पहले भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर है कि नैब एक ऐसा अदारा है कि जिसके मुतल्लक हमारी सोच ये है कि ये गवर्नमेंट के हाथों में एक हथियार है। ये इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा। ये हम नहीं कह रहे, अदालतें कह रही हैं, और ये विक्टिमाइज़ कर रहा है, ये जुल्म का जो है वो निशान है, और ये गवर्नमेंट की इमा पे जो है वो अपोजिशन के साथ जुल्म और ज़्यादती का मरतकब हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पे तो एज़ प्रोटेस्ट मरीम नवाज साहबा जो है वो पेश हो रही थी। उस पेश होने में और इस पेश होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अब कोई वो एज़ प्रोटेस्ट पेश नहीं हो रही। हमने किसी को नहीं कहा जहाँ वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन हमने किसी को मना भी नहीं किया। अच्छा। मना किया भी नहीं जा सकता, इसलिए कुछ ना कुछ लोग जो है वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। उन सब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो अदालत के एहतराम को मलहूज़ ख़ातर रखें, और कमरा अदालत में जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ना जाएं, ना जाने की कोशिश करें, ताकि वहाँ पे कोई ऐसा जो है वो बदमज़गी का वाक़या ना हो। ठीक, राणा साहब अपोजिशन की बात करते हैं। मौलाना साहब ने 3 सितंबर को फिर अकरम दुरानी साहब की रिहाइशगाह पर इजलास बुला लिया, और सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी दावत दी है। कहाँ तक वो मामलात पहुँचे? शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब की नाराज़गी दूर करने की उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन वो ईद के बाद APC होना, रहबर कमेटी का इजलास होना, फिर मौलाना साहब के गिले शिकवे ऑन एयर मीडिया पे आके, क्या कुछ ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा? शायद लग रहा है कि मौलाना साहब इस दफ़ा काफ़ी नाराज़ हैं और हेजिटेंट हैं, और नून लीग भी हेजिटेंट है। 2 ग्रुप्स हैं, एक चाहते हैं कि फुल फ्लैज सड़कों पर आकर तहरीक चलाई जाए, दूसरा ग्रुप अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाह रहा है। किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मौलाना साहब PMLN से नाराज़ हैं, ये नाराज़गी अब दूर हो चुकी है। अच्छा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने पार्टी कायद के हुक्म पे सिर्फ मौलाना साहब को सलाम करने, उनसे मुलाकात करने, उनसे चाय का कप पीने के लिए गए थे। नाराज़गी जो है वो उससे पहले दूर हो चुकी थी। और मौलाना साहब ने जो उस दिन बात की है कि मैं क्योंकि अजलास रख बैठा हूँ छोटी पार्टीज़ का, तो जो ही वो अजलास होता है उस अजलास में भी हम इस बात को जो है वो सबको ऑन बोर्ड ले लेंगे, तो उसके बाद जो है वो APC में बैठेंगे। तो इसलिए वो अजलास अगर मौलाना ने उसकी कोई तारीख़ तय कर दी है, तो उस अजलास के बाद फिर APC की
जो है वो डेट अनाउंस हो जाएगी। बाकी जहाँ तक एहतजाज का तल्लक है, देखें जी एहतजाज के तो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि आप फौरी तौर पे असम्बलियों से इस्तीफ़े दें और असम्बलियों से बाहर आएँ। कुछ का ये ख्याल है कि आप इन हाउस तब्दीली लाएँ, कुछ का ये ख्याल है कि सड़कों पे आएँ, कुछ का ये ख्याल है कि जी पहले जलसे करें और उसके बाद फिर सड़कों पे आएँ, कुछ का ये राय है कि जी इस्लामाबाद पहुँचे और यहाँ पे आके धरना दें। अब देख रहे हैं ये तो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ, और हर किसी के पास अपने अपना नुक्ता नज़र के लिए बड़ी मजबूत दलील मौजूद है। तो अब इसमें इत्तफाक किसके ऊपर होता है? इत्तफाक लाजमी बात है कि इन्हीं में से किसी बात के ऊपर होगा, लेकिन जिसके ऊपर सबका जो है वो इत्तफाक होगा तो उस इत्तफाक राय से जो फ़ैसला हो जाएगा उस फैसले को PMLN इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से निभाएगी और बाकी पार्टी से भी उम्मीद है कि वो भी उस फैसले का एहतराम। अच्छा राना साहब, ये 3-4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है आपकी सेकंड टियर लीडरशिप का, लेकिन इसमें फिर जो अहम रोल अदा करते हैं वो टॉप टियर लीडरशिप होती है। नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, वो जो फैसला लेंगे कंसेंसस के साथ वही होगा। इस वक्त लग रहा ये है कि शायद ऊपर भी कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, फैसला लेने में कुछ दुश्वारी सी पेश आ रही है उनको भी। नहीं, PMLN की क़यादत जो है वो तो बड़ी क्लियर है इस बारे में, वहाँ पर तो कोई तज़ब्ज़ुब नहीं है। बाकी और किसी में हो तो मैं किसी की जगह पे जो है वो अपनी राय का इजहार या अपनी राय जो है वो देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो PMLN के कायद हैं, जो फ़ैसला करने की पोजीशन रखते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें, और उन्होंने पार्टी को इस बारे में पूरी तरह से जो है वो आगाह कर दिया। अब इसमें मेरे ख्याल में कोई अबहाम नहीं है इसमें। ठीक, राना साहब, मौलाना साहब की नाराज़ी क्या थी और फिर यकीन दहानी अगर आप हमसे शेयर करना चाहें क्या थी? क्योंकि खबरें यही चल रही थी कि वो जो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह का उन्होंने रोल प्ले किया, इससे पहले मौलाना साहब के धरनों में, फिर जो फैटफ के बिल्स वगैरह है उस पर काफ़ी वो नाराज़ थे, जिस तरह नून लीग ने बकौल JUI के सोर्सेज से उनके साथ किया, यही नाराज़गी थी? और क्या यकीन दहानी फिर करवाई गई कि नहीं जी आइंदा ऐसा नहीं होगा? जी बिल्कुल यही नाराज़गी थी, और इस नाराज़गी में कुछ हमारी भी गलती थी, PMLN की और पीपल्स पार्टी की, और कुछ उसमें गवर्नमेंट की मक्कारी, अय्यारी और धोखादही थी। ये जब चीज़ें सब मिली तो फिर अपोजिशन में JUIF को जो है वो गिला हुआ, और उनका गिला जो है वो बिल्कुल जायज़ था। ठीक, हमें उस मेन कमेटी से जो स्पीकर साहब की सदारत में लेजिस्लेशन के ऊपर मीटिंग कर रही थी, उसमें जब इन्होंने एक छोटी कमेटी बनाई कि जी हम एक छोटी कमेटी में बैठ के जो है वो थॉरोली डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर बड़ी कमेटी को फैसिलिटेट करेंगे। अब जब उस छोटी कमेटी में हम गए तो उस कमेटी में वो इनफॉर्मल कमेटी थी, उसके कोई मिनट्स नहीं थे, उसका कोई जो है वो एजेंडा भी जो है वो नहीं था, बस सिर्फ 2-2, 3-3 आदमी जो है वो दोनों अतराफ से चले गए। उस मरहले पे हम JUIF को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं रख सके। हमने ये सोचा कि चले वो जो मेन कमेटी है उसमें JUIF मौजूद है, जो वहाँ पे बात तय होगी आनी तो मेन कमेटी में है ना, तो वहाँ पे JUIF की राय आ जाएगी। लेकिन वो जब हम छोटी कमेटी में गए तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे बड़ी अय्यारी और मक्कारी के साथ जो है, ये जो हमारे पीर हैं मुल्तान के, इन्होंने अजीब इनका जो है वो रूप पहली दफ़ा मैंने तो देखा है कि इन्होंने जो इस मरतबा इख्तियार किया कि इन्होंने आके जनाब वो काम ही और कर दिया। उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे तो हमसे NRO मांगा जा रहा है, हमें तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो भाई स्पीकर हाउस में मीटिंग हो रही है, स्पीकर मेज़बान है, तो क्या हम ज़बरदस्ती घुस गए वहाँ पे जो है वो स्पीकर हाउस में? तो हम आपके घर में जाके आपको ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? स्पीकर के घर में जाके ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे आप आए हैं मीटिंग करने के लिए, 5 घंटे आपने मीटिंग की है। फ़ारूक नायक को आपने कहा कि ये हमें एक एक शिक समझाएं सारे कवानीन की, और नैब का भी हमें बताएं ये कहाँ कहाँ पे गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसने 5 घंटे लगा के आपको तोते की तरह जो है वो आपको पढ़ाई हर चीज़। तो बाद में आगे आपने कहा कि जी हम तो वहाँ पे हमें कुछ और कह रहे थे।
वहाँ पे कह रहे थे कि जी हमने समझाने की कोशिश की है, खान साहब को यहीं से एक आदमी ने उठ के, वो इशारा कर रहे थे शहजाद अकबर साहब की तरफ, कि उसने उठ के जाके वहाँ पे जनाब शरारत की है, काम बिगाड़ दिया है, उनको पट्टी पढ़ा दी है, तो वो तो जनाब नाराज़ हो गए हैं, तो अब आप जो है ना थोड़ा इसमें इंतज़ार करें, तो फिर उसके बाद दोबारा बात करेंगे। अच्छा, हमारे साथ ये बात की, उधर आके कौमी असम्बली में जो है वो एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर खड़का दी। उससे फिर JJIF को बिल्कुल हमारे ऊपर गिला हुआ, और मैं समझता हूँ कि उनका गिला जायज़ था। हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें वो तो छोटी कमेटी में जाना ही नहीं चाहिए था। हम वो गलत गए हैं वहाँ पे, और गवर्नमेंट को वो जो है वो मौका मिला कि वो हमें इस तरह से जो है वो डिफेम करने की कोशिश करे। और अगर गए थे तो फिर JJIF को साथ लेके चलते। यही उनका एतराज़ है, यही उनका एतराज़ है। बाकी फैटअप के जो बिल्स हैं उनमें से जो बिल्स स्टेट की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर किसी अपोजिशन जमात को कोई एतराज़ नहीं है, JJIF को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये इन्होंने जो खेल खेला बीच में, शरारत की, उसके ऊपर एतराज़ पैदा हुआ। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।